हेलो स्टूडेंट्स, हम इन दिनों शैवाल वॉचेरिया में रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। और रिप्रोडक्शन के पहले हमने इसमें थैलस स्ट्रक्चर, अकरेंस और सिस्टमेटिक पोजीशन के बारे में पढ़ा था। और रिप्रोडक्शन में हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंजोस्पोर्स का बनना और उनका लिबरेशन और जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। दूसरी तरीके से जो वॉचेरिया का फिलामेंट है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। और ये एप्लेनोस्पोर्स भी उसी तरीके से बनते हैं जैसे जूस्पोर्स या सिंजोस्पोर्स का निर्माण हुआ था। एप्लेनोस्पोर्स जो हैं वो ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल एल्गी में बनते हैं, लेकिन जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं जिसमें कि सिंजोस्पोर्स का बनना हमने देखा था फ्लैजिलेटेड, और एक्वेटिक स्पीशीज़ में भी ये स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, बन जाते हैं। कुछ अनफेवरेबल कंडीशंस जब होती हैं तब उसमें एप्लेनोस्पोर्स का निर्माण होता है। तो जैसे जूस्पोर्स बने थे उसी तरीके से एप्लेनोस्पोर्स भी बनते हैं। एक फिलामेंट में एक ही एप्लेनोस्पोर बनता है और जो टिप है फिलामेंट का, यंग वेजिटेटिव फिलामेंट की जो टिप है उस पे ये एक क्लब शेप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। थोड़ा साइज़ में बड़ा हो जाता है, वो थोड़ा ओवल शेप हो जाता है और इसमें एक ट्रांसफर सेप्टा का निर्माण हो जाता है जिससे ये यंग फिलामेंट से अलग दिखाई देता है। ये यंग जो ट्रांसफ़र सेप्टम बनता है उसकी वजह से ये जो टर्मिनल स्पोरेंजियम बन गया है ये बाकी के फिलामेंट से अलग हो जाता है। यहाँ हम ए डायग्राम में इस तरीके का देख रहे हैं। अब इसमें बिल्कुल उसी तरीके से इसका डेवलपमेंट होता है जिसमें हमने देखा कि प्रोटोप्लास्ट जो है स्पोरेंजियम का वो मेटामॉर्फोस हो जाता है एक सिंगल मल्टी न्यूक्लिएट एप्लेनोस्पोर में। जो भी ऊपर की तरफ ये एप्लेनोस्पोरेंजिया बना है इसका प्रोटोप्लास्ट मेटामॉर्फोसिस के बाद में रूपांतरित होके एक एप्लेनोस्पोर बन जाता है जिसमें उसी तरीके से रिवर्जन होता है, ओरिएंटेशन होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियाई और क्लोरोप्लास्ट का। और जो कन्वर्जन है स्पोरेंजियम का प्रोटोप्लास्ट है वो जूस्पोर बनाएगा या एप्लेनोस्पोर बनाएगा। ये बात डिपेंड करती है एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे, एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, क्योंकि इनका निर्माण बिल्कुल एक जैसा है। केवल इसमें एप्लेनोस्पोर में फ्लैजिला का निर्माण नहीं होता। हम ये देखते हैं कि कुछ जो एक्वेटिक स्पीशीज़ हैं जिनमें सामान्यतया जूस्पोर्स बनते हैं, लेकिन उनमें भी एप्लेनोस्पोर बन सकते हैं यदि हम उनको डिम लाइट में, कम प्रकाश में और शांत पानी में उन स्पीशीज़ को रखें तो उनमें जूस्पोर की बजाय एप्लेनोस्पोर्स बन जाएंगे। इसी तरीके से जो टेरेस्ट्रियल स्पीशीज़ हैं उनमें अधिकतर एप्लेनोस्पोर्स बनते हैं, लेकिन अगर उनको हम कुछ समय के लिए मॉइस्ट रख दें, नमी वाले वातावरण में रख दें, तो उनमें जूस्पोर्स बनने लग जाएंगे। तो एप्लेनोस्पोर जो है वो एक थिन वॉल्ड क्लब शेप्ड ओवल शेप का स्ट्रक्चर होता है और ये भी उसी तरीके से जो इसकी वॉल है उसको तोड़ के बाहर निकल जाता है। ये जूस्पोर की जो वॉल है उसको जिलेटिनाइज करके, उसको लिबरेट करके ऊपर एक होल बन जाता है और वहाँ से ये एप्लेनोस्पोर वातावरण में आ जाते हैं, माध्यम में आ जाते हैं। कई बार एप्लेनोस्पोरेंजियम का जो प्रोटोप्लास्ट में है वो कुछ पार्ट में डिवाइड भी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये इस तरीके से बाहर आ जाते हैं और फिर जर्मिनेट होते हैं। और जर्मिनेशन के लिए इसमें वही 2 साइफोनेशियस जर्म ट्यूब्स निकलती हैं और उसमें से एक ट्यूब अटैचमेंट का कार्य करती है जो होल्ड फास्ट कहलाती है, और दूसरी ट्यूब साइफोनेशियस ट्यूब जो है उससे
नए वॉचेरिया फिलामेंट का निर्माण होता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। पहला सिंजूस्पोर्स या जूस्पोर के द्वारा, दूसरा एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा। अब हम तीसरे तरीके की बात करेंगे जो कि है एकिनीड्स। जो स्पोर्स हैं एकिनीड्स कहलाते हैं, और ये एकिनीड्स भी टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक स्पीशीज़ में पाए जाते हैं। जब ये अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं तो उसमें एकिनीड्स का निर्माण होता है। जो फिलामेंट है उसका जो भी प्रोटोप्लास्ट है, जो भी वॉचेरिया के फिलामेंट का प्रोटोप्लास्ट है, वो बहुत छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, जिस पे एक जिलेटिनस वॉल बन जाती है। और ये एक थिक जिलेटिनस वॉल वाले जो फ्रैक्शंस हैं, जो दिखाई, ये ग्रुप्स बन जाते हैं प्रोटोप्लास्ट के डिवीज़न के बाद में, सेगमेंट्स बन जाते हैं। ये थिक वॉल्ड मल्टी न्यूक्लिएट सेगमेंट्स जो हैं, इनको हम एकिनीड्स या सिस्ट या हिप्नोस्पोर्स के नाम से जानते हैं। ये जो सिस्ट है वो फेवरेबल कंडीशंस में जर्मिनेट हो जाती हैं और एक नया थैलस इसमें से बन जाता है। यहाँ हम बी में देख रहे हैं जर्मिनेशन ऑफ एन एकिनीट, तो यहाँ पे ये एकिनीट में से निकल जाती है। जब ये कई बार ये जो है वो प्रोटोप्लास्ट जो है इसका सिस्ट का, वो छोटे छोटे यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड सेगमेंट्स में बदल जाता है। और ये जो सेगमेंट्स हैं वो एक जो फिलामेंट है उसमें साइड में ये इस तरीके से साइड में एक पोर बन जाता है, उससे ये बाहर आ जाते हैं। लेटरल वॉल ऑफ द सिस्ट में एक पोर बनने की वजह से ये बाहर आ जाते हैं। इस स्टेज पे जो वॉचेरिया का थैलस है वो एक और दूसरे जीनस जिसका नाम है गोंग्रोसीरा से रिजेंबल करता है। और इसलिए ये जो सिस्ट वाली स्टेज है, एकिनीट वाली स्टेज है, इसे हम वॉचेरिया में गोंग्रोसीरा स्टेज के नाम से भी जानते हैं। और हर जो अमीबॉइड मास है, ये यूनिन्यूक्लिएट अमीबॉइड मास है, वो अपने चारों तरफ एक पतली वॉल सिक्रीट कर लेता है और बाद में जर्मिनेशन के बाद में एक नया थैलस, इसमें से नए थैलस का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि वॉचेरिया में 3 तरीके के स्पोर्स बनते हैं अलैंगिक जनन में। पहला है जूस्पोर्स या सिंजूस्पोर्स के द्वारा उसमें अलैंगिक जनन हो सकता है, दूसरा एप्लेनोस्पोर्स के द्वारा हो सकता है, और तीसरा एकिनीड्स के द्वारा हो सकता है, जिसमें बड़ी सिस्ट बनती हैं और कई बार ये सिस्ट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है अमीबॉइड सिस्ट में, और फिर इनके जर्मिनेशन से नया थैलस बन जाता है। और ये सिस्ट जो है वो फिलामेंट में साइड का जो पोर है उससे ये बाहर निकल जाती हैं। और ये जो स्टेज है वॉचेरिया की, जिसमें कई सारे एकिनीड्स बन जाते हैं with reserve food material in the form of oil droplets, this stage in Vaugeria is known as गोंग्रोसीरा स्टेज। तो एग्ज़ाम में कई बार छोटे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं उसमें सिंजूस्पोर्स के बारे में पूछा जाता है, और गोंग्रोसीरा स्टेज जो है वॉचेरिया में वो इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में एग्जामिनर पूछ सकते हैं। एंड अबाउट द सिनोसिटिक कंडीशंस एंड साइफोनेशियस हैबिट ऑफ द वॉचेरिया thallus. So this is an important algae in this regard.